Okay, so welcome everyone. Now today we are going to start the first chapter of chemistry, and today is the first lecture of chemistry, that is chemical reactions and equations. तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो आप लोग भी दिल लगा के एकदम पढ़ाई कीजिए और जो भी क्वेरी, कोई जो भी डाउट हो तो वो लाइव क्लास में आप लोग को पता है कैसे हमें डाउट्स को क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Now, the first chapter of chemistry, that is chemical reactions and equations. Now, हम ये जानते हैं कि जो पहले की क्लासेस थी हमने वहां पे चेंजेस को स्टडी किया था, ठीक है। मींस हमने दो तरह के चेंजेस देखे थे। वन वाज द फिजिकल चेंज and one was the chemical change. दो तरह के चेंजेस हमने स्टडी किए अपने प्रीवियस क्लास में। फिजिकल चेंज को अगर हम याद करें तो वहां पे क्या होता था कि नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मींस नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। लेकिन जैसे हम केमिकल चेंज पे आए तो हमने ये देखा कि न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। यहां पे नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ठीक है। फिर हमने फिजिकल चेंज में देखा था कि फिजिकल चेंज में मींस इट इज बेसिकली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है, और जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये हमने स्टडी किया। जैसे मिसाल के तौर पर मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब आइस अपने सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में पहुंचा तो यहां पे भी ये वाटर है, H2O है, और यहां पे भी ये H2O है। इसका मतलब ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ। इस वजह से ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। इसी तरह केमिकल चेंज में, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ कर्ड आर इंटायरली डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट, एकदम डिफरेंट है। इसका मतलब नया प्रोडक्ट बना है और कर्ड से हम वापस मिल्क नहीं बना सकते, मींस इट इज इरिवर्सिबल। सो दिस चेंज इज नोन एज व्हाट, द केमिकल चेंज। तो बेटा अपने लोअर क्लासेस में जो हम लोगों ने ये केमिकल चेंज स्टडी किया था, तो वही अब हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेसिकली ये जो केमिकल चेंज होता है जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वहां पे क्या चल रहा होता है, वहां पे जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका वहां पे रीअरेंजमेंट चल रहा होता है, जिसको हम शॉर्टर फॉर्म में बोलते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये जो केमिकल चेंज हमने स्टडी किया था वही हम आगे अब स्टडी करने वाले हैं इन दिस टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शन। क्योंकि वो जो केमिकल चेंज हो रहा है, इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, जिसमें नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट इंटायरली विथ न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द केमिकल चेंज। एंड वी से दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अपने लोअर क्लास में। तो अगर हम इसी चीज को और अच्छे से देखना चाहें, जैसे अगर यहां पे मैं एग्जांपल दूं तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, अभी हम एग्जांपल उसको आगे सेट करेंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम की रिबन ली हुई है और इस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, और उसके बाद बर्न किया तो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जो है
रेड लिटमस पेपर पे हमने डाला मॉइस्ट, तो देखा यहां पे इसका रेड कलर जो है ब्लू में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो कोई चेंज नहीं दिखा, और ड्राई रेड लिटमस पेपर पे डाला तो हमें कोई चेंज नहीं दिखा। अब देखो यहां पे ड्राई पे डाला तो क्यों नहीं चेंज दिखा, यहां मॉइस्ट पे डाला क्यों चेंज दिखा, ये हम आगे चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हमारा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, उसको डिस्कस करते हैं। तो अब ये बताओ चैट बॉक्स में, ये जो यहां पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हुआ है और यहां पे जो ये रेड लिटमस पेपर मॉइस्ट ब्लू में चेंज हुआ है, ये बताओ क्या है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इज दिस अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? आज का वीडियो देखिएगा जो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे होगा, इट इज गोइंग टू बी इंटायरली डिफरेंट, थोड़ा सा और क्रिएटिव मैंने किया है वीडियो को। जो लेक्चर है वो हम लोग का वैसे भी क्रिएटिव होता है, कोशिश पूरी मैं यही करता हूं, लेकिन इस बार जो इंट्रो है और जो इनिशियल्स होते हैं लेक्चर के, वो आप जाके देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी क्रिएटिव, मजा आएगा। चलिए, आपने लिखा है केमिकल चेंज, ओके, और जो स्टूडेंट्स ज्वाइन है वो बताएं, इट्स अ फिजिकल और केमिकल चेंज? केमिकल चेंज, ओके, चलिए देखते हैं। तो केमिकल चेंज पे क्लिक किया, यस इट्स अ केमिकल चेंज, इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इंटायरली न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, सब्लाइमेशन ऑफ ड्राई आइस। अब आप जानते हो कि सब्लाइमेशन क्या होता है, कि जहां पे सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में चेंज होता है, यानी गैस में, या फिर जो गैस है वो डायरेक्ट जो है वो सॉलिड में चेंज होता है, इसको हम सब्लाइमेशन कहते हैं। ड्राई आइस इज द बेस्ट एग्जांपल, ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? व्हाट इज इट? देखो यहां पे ये जो सब्लाइमेशन ऑफ ड्राई आइस हुआ है, ठीक है, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे अगर गौर से आप देखें तो ये जो ड्राई आइस है, देखो ये वेपर में चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज दिखा यहां पे, ये कौन सा चेंज है? इज इट अ फिजिकल और केमिकल चेंज? यस एवरीवन? नो, इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। देखो यहां पे क्या हो रहा है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ वेपर में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और वेपर में जब वो चेंज हो रहा है तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। सो इट्स अ व्हाट, इट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, सी दिस, दैट इज द हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। ये सब कुछ मैं एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि आगे जो केमिस्ट्री में आप चैप्टर पढ़ने वाले हो, चाहे वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहां पे फिजिकल केमिकल चेंज में तो देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको आगे एक्टिविटी और एग्जाम्पल्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं उन सारी चीजों से। अब देखो यहां पे कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ हाइड्रेटेड, और यहां पे ये ब्लू कलर कंपाउंड आपको क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, इट्स कॉपर सल्फेट। व्हाई इट इज हाइड्रेटेड? बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मींस कि यहां पे ये क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में है। What is water of crystallization? That we will study later in another chapter. Okay, but यहां पे अभी सिर्फ हमें फिजिकल केमिकल चेंज, तो ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है जो कि आपको लैब्स में दिख जाता है। ठीक है, लैब्स में मिलता है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सी दिस, अब इसको हम हीट कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही हमने हीट किया तो ये जो ब्लू कलर कंपाउंड था, ठीक है, ये देखो व्हाइट में चेंज हो गया। अब आपको क्या लगता है, ठीक है, अब यहां पे फिर मैंने वापस डिस्टिल वाटर लिया और वाटर को वापस इसमें मिलाए हीट करने के बाद।
देखो वापस ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब सोच के बताओ ये क्या है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? Yes, it's a physical change. No, sorry, it's not a physical change. It's a chemical change. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है देखो, बेसिकली जो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है, इट कंटेन्स व्हाट? कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड का मतलब क्या हो गया? इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करते हैं, अभी ये ब्लू कलर में है, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट बचा एनहाइड्रस, ये हो जाता है व्हाइट, और इसमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो निकल जाता है। तो देखो अब यहां पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट डॉट XH2O, ये हम पढ़ेंगे कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वी विल स्टडी फेरस सल्फेट। ठीक है, यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज अनदर टॉपिक। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर कंपाउंड है वो ये है कॉपर सल्फेट, दैट इज पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, अब यहां पे ये जो हीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सिर्फ कॉपर सल्फेट में चेंज हो रहा है, जो कि यहां पे व्हाइट दिख रहा है। सी दिस, फिर से हम इसको करते हैं, रिपीट करते हैं। देखो यहां पे ऑन किया, अब ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, दैट इज CuSO4.5H2O। अब जब हमने इसको हीट किया तो वाटर निकल गया और ये चेंज हो गया व्हाइट कलर, मींस व्हाइट कलर कॉपर सल्फेट में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वाटर निकल गया है इसमें से, तो देखो अब यहां पे जब हम इसमें वाटर दोबारा मिला रहे हैं, सी दिस अगेन इट टर्न्स इनटू, क्योंकि अब जो वाटर है दैट स्लोली बिकम्स द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, सो इट्स व्हाट, अ केमिकल चेंज, इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज। यहां पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे चेंज हो रहा है प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। तो अब जो इस चैप्टर में आगे स्टडी करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, अब केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं? तो यही जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, दीज आर द प्रोसेसेस, these are the processes in which new substances are formed with entirely new and different properties, with entirely new properties means जिसमें नया प्रोडक्ट बने एकदम नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो उन रिएक्शंस को या उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे और उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। अब देखो ये जो चेंज हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली यहां पे क्या इंवॉल्व हो रहा है? मींस एटम्स, अगर हम एकदम स्मॉलर लेवल पे देखें, और मॉलिक्यूल्स यानी सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स, एंड इन मोर डिटेल दैट इज एटम्स। तो यहां पे एक चीज समझने वाली है कि जब हमने बोला इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज, तो क्या यहां पे जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, मींस कंबाइन कर रहे हैं केमिकली, तो क्या वो एकदम नया एलिमेंट बना के तैयार कर देते हैं? पॉइंट को समझना है, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार्बन से रिएक्ट कराया ऑक्सीजन को और हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, मींस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड।
दिस इज व्हाट अ केमिकल चेंज, दिस इज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब ये जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, अब देखो ये एटम इस मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा है और एकदम नया प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है कार्बन से और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग को एक्सटिंग्विश करती है, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो एकदम नया प्रोडक्ट बना है विद द ओल्ड रिएक्टेंट्स, क्या इसको बनाने में, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, क्या इसको बनाने में न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ है? एकदम नया एलिमेंट बन के तैयार हुआ है या नया कंपाउंड तो बना है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्ट करना पड़ा। तो इससे रिएक्ट करने के बाद क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कोई नया एलिमेंट मिला या वही कार्बन ऑक्सीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड एकदम नया प्रोडक्ट है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में आपको, यानी कि जो दिख रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में एकदम नया एलिमेंट कुछ मिला या फिर वही कार्बन ऑक्सीजन? यस, सेम है। देखो सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और एकदम नया प्रोडक्ट मिल रहा है, बट जब हम उसके एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं वही है, यही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब यहां से यह समझ में आता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी डी नोवो सिंथेसिस एलिमेंट की नहीं होती। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाटर नहीं बना सकता क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में था ही नहीं, तो नया कुछ बन के एलिमेंट नहीं तैयार होगा। पॉइंट समझ में आया? यानी यही जो एलिमेंट्स हैं, यही जो मॉलिक्यूल हैं, इन एटम्स, यानी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, वो एटम्स का बेसिकली क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? यानी केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है? नया प्रोडक्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिससे हमें नया प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहां से एक पॉइंट समझ में आया कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस पॉइंट? वी गेट दैट व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, when a chemical reaction is taking place, only rearrangement of atoms take place to form new product. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछो। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गुड। तो फिर हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कुछ सब्सटेंसेस को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दाल बनाने के लिए दाल और पानी, नमक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट समथिंग। तो जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इट फॉर्म्स व्हाट? इंटायरली न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा है केमिकल रिएक्शन का। और जो सब्सटेंसेस एकदम नए बन के तैयार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स।
तो इसका मतलब अगर हमें रिएक्टेंट को डिफाइन करना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants and the substances, ये सब 1-1 मार्क में MCQ में इस टाइप से आ सकते हैं. The substances which are newly formed, लिख सकते हैं, which are newly formed as a result of chemical reaction. As a result of chemical reaction are called products. Are called products. ठीक है, तो ये है डेफिनेशन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की. रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस जो पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट्स वो जो कि मींस इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनके रेडी होते हैं. Let us take an example, the basic example that we have discussed in the physical and chemical change. Means when we take magnesium plus and react it in the presence of oxygen, means we burn it. We take oxygen from air and magnesium in the form of ribbon. Magnesium ribbon आपको लैब में भी मिल सकती है, ठीक है. You can find it in the lab. Wait a second. Yes, I have got in my small lab. Wait a second. Okay, just wait. Actually, I forgot to put it क्योंकि मैं सारी प्रिपरेशन करके रखता हूँ. Just it slipped from my mind. Because एक लेक्चर लेने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है. क्या करना है, किसके बाद क्या स्लाइड दिखानी है, किसके बाद क्या, एवरीथिंग. चलो, ओके. इसीलिए गुस्सा और चढ़ता है कभी कभी. इतनी तैयारी रखो और बच्चे क्लास नहीं कर रहे. See this. This is what the magnesium ribbon is. Magnesium strip you can say. इसके छोटे छोटे टुकड़े किए मैंने. दिख रहा है सबको? विजिबल है? Is it visible?
हाँ भाई, अच्छा क्लियर नहीं है। अब क्लियर है? अब तो क्लियर होना चाहिए। देख रहे हैं? सो दिस इज व्हाट द मैग्नीशियम रिबन इज। मैग्नीशियम स्ट्रिप कह सकते हैं, अब ये स्ट्रिप फॉर्म में ऐसे ये लंबी सी होती है तो हम उसको रिबन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये आपको लैब में मिल जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को लैब की शक्ल तक देखने को नहीं मिलती है। बहरहाल चलो, ओके। तो ये जब मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम स्ट्रिप को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट यानी कि उसको बर्न करते हैं, बेसिकली एयर में क्या करते हैं, हीट ऑक्सीजन, ऑब्वियसली केमिकली अगर कंबाइन, यस ठीक है। तो अगर हमें कंबाइन करना मींस केमिकली कंबाइन करना ऑक्सीजन मींस वी हीट इट, बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में हम उसको बर्न कर रहे हैं। सो व्हाट वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इसको जब बर्न करेंगे तो अब यहां पे तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन वर्चुअली हमने देखा है। वर्चुअली कहां देखा है, यहां पे, सी दिस, अब ये है, सी दिस, बर्न किया, वी गेट अ पाउडर लाइक सब्सटेंस दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो हमें व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाट, अ प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको सिंबल फॉर्म में लिखें, सो दिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग MgO। डेल्टा इज द साइन फॉर हीट। ठीक है, ट्राइंगल बना देना, डेल्टा साइन, दैट इज द हीट। ओके, दिस वन। ओके, तो अब यहां पे एक चीज समझ में आई कि ये जो मैग्नीशियम कंबाइन, अच्छा ये जो मैग्नीशियम स्ट्रिप होती है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम स्ट्रिप को डायरेक्ट नहीं बर्न करते, पहले इसको सैंड पेपर से घिसते हैं। सैंड पेपर से घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है जिसको हटाना पड़ता है, घिस के हटाना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको बर्न करते हैं। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या होता है, बेसिकली एक तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता ही है, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जो होती है वो बेसिकली इसके ऊपर होती है, तो सैंड पेपर से घिसते हैं, उसके बाद उस मैग्नीशियम स्ट्रिप या रिबन को हम बर्न करते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट वी हैव स्टडीड। नाउ मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहां पे क्या है, रिएक्टेंट्स, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाट, द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? And it burns with a white flame. Is that clear? आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट या दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? तो अगर नहीं पूछना है तो अब मैं पूछूंगा। तो चलो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ और एग्जाम्पल्स दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स which you can say it's a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन है और आप अपने आसपास देखते हो, और कुछ रिएक्शन है तो आप देख तो नहीं सकते हो, बट यू कैन जज बाय रिजल्ट्स व्हाट्स टेकिंग प्लेस। चलो चैट बॉक्स में लिखो, देखें कितना समझ में आया।
वंस अगेन क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे अब आप लोग एग्जाम्पल दीजिए। बर्निंग, यस बर्निंग, दैट्स वन, ये मैंने बताया। उसके अलावा मतलब बर्निंग तो एक जनरल टर्म हो गया ना, बर्निंग ऑफ व्हाट। तो मुझे एग्जांपल्स दीजिए केमिकल रिएक्शंस के जो अपने आसपास आप देखते हैं। आई एम वेटिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है, एक रिश्ता है, नाता है अगले टॉपिक से। हाँ भाई, कहां गायब हो गए सब? जल्दी बताओ। डाइजेशन, वेरी गुड आदित्य। और जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। आज के जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, आइंदा अब और जितने भी आप फ्यूचर में जितने लेक्चर्स आएंगे, यू विल फाइंड इट वेरी क्रिएटिव ऑन यूट्यूब। थोड़ा बहुत देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, इंट्रो एंड ऑल एवरीथिंग। रेस्पिरेशन, वेरी गुड श्वेता। Respiration, that's a chemical change, chemical reaction is taking place. Digestion, rusting of iron, yes, excellent. ठीक है, तो मींस आप लोगों ने जो है मींस एग्जाम्पल्स जो बताए हैं उसके लिए आपको सोचना पड़ा होगा। आप कुछ एनालिसिस कर रहे होगे, मींस आप कुछ ढूंढ रहे होगे उन चीजों में जिससे आप बता सको कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही हमारा अगला टॉपिक है। मींस यस, कंबशन इज ऑल्सो यस। तो अब यहां पे वही हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, मींस जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इट शोज सम फीचर्स, इट शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको देख के हम पहचान सकते हैं हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब एक ही जो है रिएक्शन में हो रहे होंगे, होना जरूरी है, नो। इन सारे में से कोई एक फीचर देख सकता है, दो फीचर्स देख सकते हैं, तीन फीचर्स देख सकते हैं। मींस इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन, पहली चीज। और जब हम फीचर्स को स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो बताया इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को माइंड आपका ढूंढ रहा था, शायद वो आपको पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से आप बता पा रहे थे कि ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वो क्या है हम देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो उसमें से जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फिजिकल चेंज में भी दिखाई देगा, बट वहां पे हमें अपना कॉमन सेंस, अपना नॉलेज यूज करना है ये बताने के लिए कि ये फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है। वो क्या है, वो जब आगे हम बढ़ेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, हम सबसे पहले वन बाय वन स्टडी करेंगे। दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, कल का जो लेक्चर था, रिकॉर्डेड लेक्चर किसी ने देखा था? जितने लोग अभी ज्वाइन है, किसी ने देखा कल का रिकॉर्डेड लेक्चर मैथमेटिक्स का? अच्छा, उसमें अब जो मेरी साउंड है वो और तेज है ना? जिसने जिसने ये एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ,
यही मैं बहुत दिन से पता है ढूंढ रहा था चीजें कि कैसे एक्सीडेंटली वो आई गॉट टू नो दैट कि ऐसे होता है। और अगर वही चीज मुझे पहले पता चल जाती तो मेरे लेक्चर का साउंड और मतलब आपको वॉल्यूम शायद अब डिक्रीज करने की जरूरत पड़े ना इंक्रीज करने की। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है चेंजेस आते हैं बेटरमेंट की तरफ और लेक्चर अच्छे से अच्छा आदमी करने की कोशिश करता है। ठीक है, नाउ एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, मींस सम केमिकल रिएक्शंस, मींस जब केमिकल रिएक्शन हो गए, ये नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, ज्यादा होता है। हाँ, जैसे क्या होता है ना कि पिछली जो वीडियोस थी उसमें क्या हो रहा था कि साउंड जो है वो जो माइक का वॉल्यूम था बेसिकली वो नॉर्मल पे था, नॉर्मल पे माइक का वॉल्यूम। ठीक है, तो मींस एक नॉर्मल साउंड जा रही थी माइक से, लेकिन अब मैंने उसको इनहांस कर दिया, तो मैं धीरे से भी बोलूंगा तो एक आवाज, यानी कि एवरीबडी वुड बी एबल टू, जिसको डिक्रीज या इंक्रीज करना है या नॉर्मल रखना है तो वो रख सकता है, मींस कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल लेक्चर्स में, प्रो लेक्चर्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा एडीडियो पे, एडुडियो जो चैनल है उस पे जो मैं वीडियोस अब डाल रहा हूं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत क्लियर साउंड आ रही है। अभी मैंने नया चैनल, थर्ड चैनल भी स्टार्ट किया, इस्लाम एंड मी, तो इफ यू हैव सीन, तो उस पे अगर होगा तो वहां पे आपने देखो एकदम क्लियर साउंड आ रही है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जरूरी है हर चीज पे सेटिस्फाई होके रख नहीं जाना, हर चीज को बेटर से बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस मींस सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दे। अब देखो यही मैं बताऊं, इस पे मैं बाद में आऊंगा, थोड़ा सा मैं डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, जैसे आप जब वाटर लेते हो, ठीक है, अब आपने इसको हीट किया, तो यहां पे भी आपको गैस इवॉल्व होते हुए दिखती है। यू गेट टू सी बबल्स दिखते हैं, यस और नो? नॉर्मल वाटर जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो अब यहां पे यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये केमिकल रिएक्शन में दिखती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन में ही दिखेंगी। जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस यहां भी हो रहा है, बट इट इज अ फिजिकल चेंज, लिक्विड से सीधा ये वेपर में चेंज हो रहा है, बट इट्स अ फिजिकल चेंज। तो अब यहां पे समझना है कि कैसे सर हम पता लगाएं। अब देखो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है और एकदम नया प्रोडक्ट बन रहा है तो केमिकल चेंज है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है और सेम कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। तो बात अब करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस की और एक केमिकल चेंज की, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हम ये जानते हैं कि जब मेटल को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो बनता है मेटल सॉल्ट और निकलती है मींस हाइड्रोजन गैस। ये हम आगे रिएक्शन में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक, ठीक है, अब ये जो जिंक है इसको हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, दैट इज HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हाट वी विल गेट सॉल्ट, दैट इज जिंक क्लोराइड, और एक बबल उठता हुआ दिखाई देगा, गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी, और वो गैस किसकी होगी? हाइड्रोजन की। ठीक है, तो यहां पे ये जो मेटल रिएक्ट हो रहा है एसिड से, तो अब देखो यहां पे जिंक क्लोराइड एकदम नया प्रोडक्ट बन रहा है,
और उसके साथ गैस इवॉल्व हो रही है विच इज हाइड्रोजन. सो इट्स अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विथ द प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट? द एवोल्यूशन ऑफ गैस. तो हम करते क्या है इसमें, हम मान लीजिए लैब में है और एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, और उसमें आपने डाइल्यूट HCl लिया. दिस इज व्हाट? दिस इज कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? डाइल्यूट HCl. अब इसमें हम जब जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे, दीज आर व्हाट? जिंक ग्रेन्यूल्स. ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स. ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा? वी विल गेट स्मॉल स्मॉल बबल्स टू सी. इसमें से एफरवेसेंस दिखाई देगा. वी विल सी एफरवेसेंस मींस बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे. और ये एफरवेसेंस यानी गैस किसका होगा? देयर विल बी H2 गैस. यहां पे बबल्स दिखाई देंगे. और जब आप इसको टच करोगे तो ये जो बीकर होगा वो हॉट भी होगा थोड़ा सा, डिपेंडिंग ऑन कितना एसिड आपने डाइल्यूट लिया हुआ है, कितना अमाउंट लिया हुआ है, कितने जिंक ग्रेन्यूल आपने डाले हुए. यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखो. ग्रेन्यूल मींस छोटे छोटे टुकड़े. ग्रेन्यूल्स मींस छोटे छोटे टुकड़े. ठीक है, अब देखो जो पॉइंट बताने वाला मैं ढूंढ नहीं गया था. जिंक असल में खत्म हो गया, कॉपर के मेरे पास टर्निंग से, लेकिन कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो कॉपर का रिएक्शन एसिड के साथ HCl के साथ नहीं होता. बहरहाल वो आगे की चीज आपने 8th में, जो बच्चे ने 8th में मुझसे पढ़ा है वो जानता होगा. तो मैंने सोचा था वो अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं जिंक ग्रेन्यूल्स का. बहरहाल अब देखो हम इसको देख भी सकते हैं. लेट अस सी. मैं बस साउंड इसकी मैं ऑफ रखूंगा ताकि कॉपीराइट ना आ जाए. मैं यहां पे जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज असल में ये लेक्चर पब्लिक होगा तो ऑब्वियसली कॉपीराइट इशू आ सकता है. सी दिस, दिख रहा है? इज इट विजिबल? देखो कैसे एफरवेसेंस हो रहा है, बबल्स कैसे निकल रहे हैं. और ये बबल्स किसके हैं? दीज आर द हाइड्रोजन गैसेस. तो यहां पे गैस निकल रही है और नया प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक क्लोराइड. इस वजह से ये एक केमिकल रिएक्शन है. तो केमिकल रिएक्शन से हम उनको प्रॉपर्टीज से पहचानते हैं. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. मींस जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, this form what? The
salt. This form the salt, that is sodium chloride plus carbon dioxide plus water. अब देखो यहां पे जो गैस रिलीज होगी जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है. दिस विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो ये भी एक एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ गैस का, जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इंटायरली न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. इज दैट क्लियर? अब यहां पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, अब उसको गौर से सुनिए. अक्सर बच्चे जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, इतने सारे रिएक्शंस, किसका क्या. मैं जो आज बताने वाला हूं उसको अच्छे से सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा. टेक NCERT एज रेफरेंस. आपको क्या करना है, NCERT बुक खोलो, ठीक है. उस NCERT में जैसे यहां पे ये बना हुआ है, ठीक है, ठीक है. अब इस NCERT में जैसे मैंने पहले बोला हुआ, जो भी एक्टिविटी, ये जो ब्लू बॉक्स में है, जो कुछ आपका टेक्स्ट है, देखो ये जितने भी टेक्स्ट है ये सब इंपॉर्टेंट है. देखो ये एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स, डायग्राम, ये सब कुछ आपका कोर्स है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है, पहली चीज. अब जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, देखो यहां पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जो एग्जांपल दिया हुआ है इस NCERT में, ठीक है, प्लस उसके बाद जो भी रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो, एस चांद पढ़ रहे हो, प्रदीप पढ़ रहे हो, तो मैं तो यही कहता हूं एस चांद जो आपके लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर होते हैं, ठीक है, जो भी आप रेफरेंस बुक ले रहे हो उसको साथ में पढ़ो. तो जो रिएक्शंस, जो एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं उसी को इसमें से डिटेल में पढ़ो, ये जरूरी है. बस लेक्चर तो आप देखते ही हो, लेक्चर सुनते हो, लेकिन आपको अपनी सेल्फ स्टडी तो करनी है ना. वो 80% रोल प्ले करता है आपके मार्क्स लाने में और आपके रिजल्ट में. तो सेल्फ स्टडी आपको करनी है, तो NCERT आप खोलो. अब उसमें सीक्वेंस में जो भी एक्टिविटी, जो भी ब्लू बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स, मेन टेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, जो कुछ इसमें है उसको यहां से पढ़ो, वो पहले रेडी कर लो. उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दैट यू कैन लर्न. जो भी एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, लेकिन जो कुछ आपको दिया होगा इस रेफरेंस बुक, अगर लक्ष्मी सिंह की बात करें तो वो एकदम NCERT के अकॉर्डिंग एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी है. अगर हम प्रदीप की बात करें तो वो थोड़ा सा डिटेल कर देता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो एग्जांपल्स दे देता है NCERT के अकॉर्डिंग. यानी NCERT का तो होता ही होता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें दी होती हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर स्कूल कि कौन सी रेफरेंस बुक वहां पे चलती है. तो जो भी केमिकल रिएक्शन यहां पे दिया हुआ है. दूसरा, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस स्टडी करें, जैसे हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस में 2 रिएक्शन स्टडी किया, अपने सामने दीवार पे या कहीं भी कोई बुक है या नोटबुक है, एक अलग से बनाओ और ये केमिकल रिएक्शंस को लिख के, क्योंकि अभी आप इस क्लास में नहीं हो कि हम ये सोचे ना, आपके बोर्ड में ये पूछने वाला है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है. रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, तो इस पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि सर ये कैसे हम जानेंगे हाइड्रोजन इधर से आएगा, कार्बन इधर से, ये सब कुछ नहीं, ये सब हायर क्लासेस की बात है. बस जो एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है उसमें वर्ड और जो भी रिएक्शन आप लिखोगे, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन. तो जब भी आप केमिकल रिएक्शंस को लिखें, उनकी इक्वेशंस को लिखें, तो कोशिश हम करेंगे कि बैलेंस्ड हो. ये क्या होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे. अभी क्या था, क्योंकि इस साल इस सेशन में जो कि क्लास 10 का नहीं हुआ मींस एग्जाम, तो उसमें बोर्ड ने लास्ट में ये रिलीज कर दिया था और आसान कर दिया था बच्चों के लिए कि केमिकल रिएक्शन अगर लिखें तो बैलेंस्ड अगर नहीं भी हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी. लेकिन इस साल अभी कोई ऐसा डिसीजन ही नहीं है, ना कोर्स रिड्यूस्ड है, कुछ नहीं है, तो हम नॉर्मल जैसे CBSE वर्कआउट करती है उसको मान के चलेंगे. तो जो भी आप केमिकल रिएक्शन लिखो उसको लिख के याद करो, अपने सामने टेबल पे लगा लो, टेबल पे सामने जो दीवार है उस पे पेस्ट कर लो और रोजाना उसको देखते रहो, क्योंकि उन्हीं एग्जाम्पल्स में से ही आने वाला है क्वेश्चन. तो जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे मैथ में आप प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस किया जाता है. जिस टॉपिक का जो एग्जाम्पल है, जैसे हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस
क्लास में इसको प्रैक्टिस किया। तो जैसे मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी ओपन करो, जो जो एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, पहला, दूसरा, कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, उसकी कंडीशंस क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, कंडीशंस का मतलब क्या, ये इसी में दिया हुआ। देखो, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब जो रिएक्टेंट था वो किस कलर, किस स्टेट, वो सब कुछ इसमें दिया होगा। और आपकी रेफरेंस बुक, और मैं तो लेक्चर ले रहा हूं, मेरे लेक्चर के बाद ये सब कुछ मैं बता रहा हूं कि जब आप सेल्फ स्टडी, तो क्या मेरे लेक्चर में बहुत सारी चीजें क्या सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन यहां पे मैं बता रहा हूं सेल्फ स्टडी जब आप करोगे, बाकी जब लेक्चर हो तो इन सारी चीजों पे ध्यान हो। तो देखो, व्हाइट फ्लेम लिखा हुआ, ये कंडीशन, चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, दिख रहा है ना, दिख रहा है? ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इसमें बोर्ड क्वेश्चन कैसे करता है, कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सपोज अ मेटल एम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस अ व्हाइट फ्लेम एंड फाइनली फॉर्म्स अ व्हाइट कलर पाउडर। आइडेंटिफाई द मेटल एम। अब स्टूडेंट कंफ्यूज, अगर जिनको सही से गाइडेंस नहीं मिली, मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि उनको मैं एक एक चीज बता देता हूं। अब उनके ऊपर है कि वो उसको कितना प्रैक्टिस और रिवीजन में रखते हैं। तो यहां पे देखो, आइडेंटिफाई मेटल एम, और ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया। नो, वो यहीं से क्वेश्चन बना है, दिख रहा है? इसीलिए जब कहा जाता है एनसीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं जो लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो बीच बीच में ब्लू कलर में दिए हुए हैं, बस वही। एनसीईआरटी का मतलब ये जो टेक्स्ट है, और इसकी डिटेल मेरा लेक्चर है, प्लस आपकी जो रेफरेंस बुक फॉर योर सेल्फ स्टडी। और अभी तक जो स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ा है, ये तो अभी लास्ट सेशन से रिकॉर्डेड लेक्चर का सेशन स्टार्ट हुआ है ना, ऑनलाइन जब मैंने अपनी कोचिंग को पूरा कर दिया, 90% अब ऑनलाइन ही है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर, पहले तो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल पाते थे, तो ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट का जो है वो है कि बहुत सारे बच्चे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी रेफरेंस बुक की। ये बात अलग है कि अब एग्जाम ही नहीं हुआ, लेकिन वो कहते थे एकदम क्लियर हो जाता था सर, क्योंकि आई टेल यू एवरीथिंग कंप्लीट। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि केमिस्ट्री को कैसे स्टडी करना है। अभी भी माइंड में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये इट प्रोड्यूसेस अ डैजलिंग, डैजलिंग लिखा हुआ है ना, डैजलिंग, एकदम चमकदार। डैजल मतलब चमक जाना। ये पॉइंट समझ में आया कि हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री इन द क्लास 10। क्लास 10 में कैसे केमिस्ट्री स्टडी करनी है। हाँ, तो इस पॉइंट को, इस एडवाइस को लेके चलेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। जो कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जैसे रेफरेंस बुक में 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये 3 एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट आएगा इसी में से। आप चाहो तो अपने लिए 4-5 और याद कर सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी का आपको रेफरेंस लेके चलना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करना है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यस, एनसीईआरटी इज बेस्ड सारे सब्जेक्ट्स के लिए। एनसीईआरटी बुक को ओपन करो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो, यही तरीका है। उसके बाद कोई भी लेक्चर, कोई भी साइड बुक रख लो। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कितने बच्चों को मालूम है, चैट बॉक्स में लिखो कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कहते किसको है, पता है? यस लिखो, नहीं पता है तो नो लिख दो।
ठीक है, ओके। अब देखो, अभी इसको मैं कल अब डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो यहां पे ये क्या है, व्हाइट कलर, दिस इज कलरलेस, ठीक है। ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा। अब जैसे ही देखो ये मिक्स किया यहां पे, सी दिस, व्हाट वी गेट, अ येलो कलर समथिंग इज देयर, सी दिस, यस, किसी ने सही लिखा है। देखो यहां पे क्या है, ये येलो कलर का कुछ तैयार हुआ, ठीक है। अब जब आप इसको फिल्टर पेपर से पास करोगे तो ये येलो कलर का जो प्रोडक्ट है ये फिल्टर पेपर पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या है, पीपीटी, दैट इज प्रेसिपिटेट। ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, एन इनसॉल्युबल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट। पॉइंट समझ में आया कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर जो प्रोडक्ट बने और वो सॉलिड हो और वो इनसॉल्युबल हो, मतलब जिस लिक्विड में वो बन रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इस लिक्विड में इनसॉल्युबल है, एकदम अलग हो जाएगा। और जब आप फिल्टर पेपर से पास करोगे तो ये ग्रीन कलर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, इसका मतलब ये इनसॉल्युबल है। तो ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इज दैट क्लियर? जैसे कि यहां पे हुआ, या इट विल नॉट डिसॉल्व, इट विल नॉट डिसॉल्व। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जब होता है, यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन को पहचानने की। अब यह मैं नहीं कह रहा हूं, न थ्योरी कह रही है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन सब में होगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अब हमने स्टडी किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने स्टार्ट किया और अब हम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर हमेशा पब्लिक होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो इस वजह से अब स्टूडेंट्स जो मेरे अभी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, अब आप जानते हैं कि इस लेक्चर के ऊपर क्या जाने वाला है, आपको क्विज जाने वाला है। देयर विल बी 10 क्वेश्चंस एंड योर क्विज विल बी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो इस क्विज को अटेंड कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इस 1 घंटे के लेक्चर में, ठीक है, क्या क्या आपने सीखा। और जो स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन नहीं है, एडमिशंस अभी भी ओपन है, दे कैन टेक द एडमिशंस ऑनलाइन, द फॉर्म लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चों, साइन ऑफ करें। ये सब कुछ हम कल स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो क्विज अटेंड कीजिएगा। एक्चुअली ये लेक्चर पब्लिक होता है तो सबको दिखता है, तो आज मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव किया है, आप लोग जाके देखिएगा और मुझे जरूर सजेशन दीजिएगा कि ये रिकॉर्डिंग जो हुई है ये आपको कैसे लगी। ओके, और जो बच्चे अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन लिंक ओपन है क्लास 8, 9, 10 के लिए। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।